नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन में। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग रफ्तार सीरीज के जो क्लासेज को कंटिन्यू करते हुए फ्री साइंस बैच लॉन्च किए थे, उसमें भी उसका क्लासेज में फर्स्ट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम का बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके लिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एक रामबाण इलाज है। जो आपको फ्री साइंस बैच ये आपको लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें आपको पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लासेस चल रहा है रेगुलर, उसे भी जाके पिछले देख सकते हैं आप। प्लस बायोलॉजी की क्लासेज अभी तक शुरू नहीं हुई थी इस चैनल पे, जो कि आपको शुरू हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। जितने स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन देते हुए हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसको देखने वाले हैं। फिर जो अगला पार्ट होगा आपके लिए जल्द आने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लासेज आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी आदित्य मिश्रा सर के साथ एंजॉय करके पढ़ते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग के लिए फ्री साइंस बैच जो लॉन्च किए हैं उसका भी डिटेल रफ्तार सीरीज के नाम से जीएस कंप्लीट जीएस कराया जा रहा है सभी एग्ज़ाम के लिए। 2026-27 को टारगेट करते हुए किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जीएस से डरे नहीं। जीएस जिसको भी डर लगता है ज़रूर क्लास को करें। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको सारे क्लासेज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कंप्लीट आपको इसमें क्लासेज कराई गई है और सभी सब्जेक्ट का क्लासेज आपको मिल रहा है। ये फ्री साइंस बैच आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और जितने भी अदर स्टेट एग्ज़ाम है जो कि अभी हाल फिलहाल में होने वाले हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये रफ्तार सीरीज के नाम से रहेगा आप लोग के लिए इस चैनल पे, क्योंकि सभी क्लासेज रफ्तार के साथ होते हैं। आपको एक क्लासेज में एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाता है। इसमें आपको स्मार्ट स्टडी अप्रोच, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ और बेटर रिजल्ट के लिए क्लासेस देखिएगा। फ्यूचर में धमाल मचाने वाला है। तो बेस्ट ऑफ फॉर योर जर्नी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आगामी एग्ज़ाम। आप सभी के लिए जितने भी आप लोग का आगामी एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट उसके लिए जम के तैयार हो जाएं। इसमें हम लोग कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री और कंप्लीट बायोलॉजी प्लस और जितने भी जीएस में सब्जेक्ट आ रहे हैं सभी के क्लासेज चल रहे हैं। उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। जितने भी स्टूडेंट हैं अपने दोस्तों को भी बताएं इस सीरीज़ के बारे में। तो आप सभी लोग के लिए चलिए हम लोग बायोलॉजी का ओवरव्यू देते हुए क्लासेज शुरुआत करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्लासेज को शुरुआत करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसा ही क्लासेज पाने के लिए आप सभी विद्या जीएस फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जितने भी आगामी वीडियोज़ आने वाले हैं क्लासेज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस जीएस भी कराया जा रहा है, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान और उसकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का जितने भी ब्रांच है उसके बारे में, जीव विज्ञान है क्या उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इतना अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कोई नहीं देने वाला है, इसलिए मन लगा करके पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं। जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है, अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और फिर भी इम्पोर्टेंट टर्म लिखना चाहते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठ जाएं, जिससे आपको सारी चीज़ें मिलती रहे। बायोलॉजी, जिसका हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें बायोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना है। एक है बायो और दूसरा है लोगोस। बायो मीन्स होता है लाइफ, जीवन। लोगोज मीन्स होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। मतलब आप जीवन के बारे में अगर अध्ययन कर रहे हैं, जीवों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसमें बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीवों की संरचना, कार्य, फंक्शन, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके ओरिजिन का अध्ययन किया जाता है इसमें बायोलॉजी के अंतर्गत। और लाइफ प्रोसेस है, आपका जीवन भर चलने वाला है प्रक्रिया है। लोगों मतलब कि आपका श्वसन कैसे होगा, आप सांस कैसे लेता है आदमी, जीव खाना कैसे खाता है, उसका पोषण कैसे होता है, प्रजनन कैसे करता है, वृद्धि कैसे करता है, उसका ग्रोथ कैसे होता है, कोई भी बीमारी आता है तो उसका इलाज उपचार क्या है, ये सभी का अध्ययन हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं।
इसमें जीवों की संरचना, कार्य, फंक्शन और उसकी उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी 2 टर्म से मिलकर बना है, बायो और लोगोस। बहुत ही आराम से हम लोग चलने वाले हैं कि मैराथन क्लास लिए। आगे हम लोग बायोलॉजी 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन? एक तो बायोलॉजी के अंदर बॉटनी हो गया, एक तो हो गया बॉटनी जिसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं, दूसरा बायोलॉजी स्वयं जिसे जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान कहते हैं। चलिए, तो जंतु विज्ञान के फादर कौन है? जंतु विज्ञान के फादर अरस्तु हैं, जिन्हें उनका जनक माना जाता है। जबकि वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी, जिसका अध्यक्ष थियोफ्रेस्टस है। जंतु विज्ञान को हम लोग जूलॉजी भी कह देते हैं। जू मतलब चिड़ियाघर हो गया, जिसमें हम लोग जितने भी जानवरों, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उनका खोज अरस्तु ने किया था, इसलिए जंतु विज्ञान को जूलॉजी भी कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। यहाँ हम लोग जंतु विज्ञान प्लस वनस्पति विज्ञान दोनों के बारे में समझने वाले हैं। जंतु विज्ञान का जनक कौन था? अभी हम लोग ने बताया, जंतु विज्ञान जूलॉजी का जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इसके अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव सब आते हैं उसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जिसके अध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन थे? एंट्रियो वॉन लीवेनहुक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की है, जो कि हम लोग सेल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जबकि डेड सेल का सबसे पहले सेल का खोज पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक, जो कि एक डेड सेल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर्फोलॉजी क्या होता है? मोर्फोलॉजी आकृति विज्ञान, जीवों की बाहरी आकार और संरचना का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। मोर्फोलॉजी के अंतर्गत जीवों के बाहरी, जैसे प्लांट कौन प्लांट किस तरह का होगा, उसकी बाहरी आकार क्या है, उसके बारे में जो अध्ययन करेंगे। जैसे लीफ, किसी का पत्ती अलग अलग तरह का होता है, किसी का फूल होता है अलग अलग तरह का, किसी प्लांट का फल भी होता है अलग अलग तरह, किसी में आम फरता है, किसी में गुआवा फरता है, मैंगो फरता है, तो बहुत सारा लीची फरता है। सब पेड़ अलग अलग हैं, सबके पत्ते अलग अलग हैं, पहचानने के तरीके अलग अलग हैं। सभी का जो अध्ययन होता है मोर्फोलॉजी के अंतर्गत होता है। जबकि एनाटॉमी क्या है? शारीरिक संरचना विज्ञान, जीवों के आंतरिक अंदरूनी अंगों की संरचना का अध्ययन करना है। जैसे ह्यूमन का हार्ट क्या है, प्लांट के अंदर कौन कौन से टिश्यू हैं, मानव सेल का निर्माण कैसे होता है, मानव में भोजन का पाचन कैसे होता है, किसी भी शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन करना है तो उसको एनाटॉमी के अंतर्गत करेंगे। चलिए, कंटेंट कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान, कोशिकाओं, सेल की संरचना और कार्यों का अध्ययन क्या है? साइटोलॉजी। जब सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो सेल के अंतर के जो अध्ययन करेंगे, सेल क्या है, सेल डिटेल में भी पढ़ने वाले, अभी तो ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल क्या है? बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है। आपके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सेल के द्वारा ही होती है। सेल 2 टाइप के होते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। मतलब प्लांट के अंदर भी सेल होता है, वो भी जीवित है, उनमें भी जीवन है। और उनके अंदर, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल कहा जाता है। सेल वाल पाया जाता है, सेल को जो प्रोटेक्ट करता है उसे सेल वाल कहते हैं। चलिए, शरीर के अंतर्गत कैसे कार्य होता है? स्टडी ऑफ बायोलॉजी फंक्शन। सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए उसके बाद आपको सेल पढ़ाया जाएगा, ब्लड पढ़ाया जाएगा, हार्ट का फंक्शन क्या है, सभी सिस्टम को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। शरीर का जितना भी कार्य है, फंक्शन क्या है? स्टडी ऑफ बॉडी इज फंक्शन। सबसे पहले हम जीवित रहने के लिए पाचन, भोजन जो ग्रहण करते हैं उसका पाचन आवश्यक है, उसके बाद श्वसन आवश्यक है। चलिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले, जिसमें हम पाचन तंत्र के अंतर्गत क्या सब पढ़ेंगे? स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे, इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे और लीवर के बारे में पढ़ेंगे। बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, सभी को देखते हुए मुख गुहा,
सभी को देखेंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं, लंग्स, ट्रेकिया और डायफ्राम, इन सभी का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद जेनेटिक्स पढ़ेंगे, अनुवांशिकी गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण कैसे होता है। जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ये सभी ग्रेगर जॉन मेंडल के सिद्धांत हैं। उसके बाद हम लोग इकोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान, जीव और पर्यावरण के बीचों के संबंधों का भी अध्ययन करने वाले हैं। उसमें बायोटिक, जैविक होता है, जैविक विज्ञान, एबायोटिक, अजैविक। जैसे अजैविक के अंदर आएगा बारिश स्वतः हो जाता है, टेम्परेचर, ये सब एक तरह से अजैविक है जो कि प्राकृतिक खुद कंट्रोल करती है। जैविक क्या है? प्रोड्यूसर, जैसे प्लांट, एनिमल, ये सब प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे हम लोग खेती करता है किसान, खेती करने के बाद ही हम लोग अनाज उत्पादन कर पाते हैं और उसका ग्रहण कर पाते हैं। डिकम्पोजर, जो भी कुछ डेड प्लांट हो गया और उसको सड़ा गला के प्राकृतिक में विलीन कर देता है। बैक्टीरिया, फंजी, वायरस, बहुत सारे ऐसे जो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, माइक्रोबायोलॉजी, जिसे हम लोग सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन ही क्या है? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चिकित्सा, मेडिसिन और उद्योगों, इंडस्ट्री में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें इसका उपचार कैसे किया जाएगा, कोई भी रोग हो गया तो उससे बचने के लिए, जैसे अभी कोरोना वायरस आया हुआ था तो उसका उपचार बहुत कठिन था। उसके बाद वनस्पति विज्ञान में हम लोग पौधे, प्लांट का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले हैं। जूलॉजी, प्राणी विज्ञान, पशुओं का अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। एनिमल्स का अध्ययन, एनिमल्स के अंतर्गत वर्टिब्रल, इनवर्टिब्रल, बर्ड्स, मैमल्स, सभी का अध्ययन, प्लस वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सभी बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है। बायोलॉजी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ कहते हैं, जबकि साइटोलॉजी को बेसिक यूनिट ऑफ अ सेल, जेनेटिक्स को हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ग्रेगर जॉन मेंडल, कैसे कोई, जैसे कोई ह्यूमन ही है तो कोई छोटा हो जाता है, कोई बहुत बड़ा लंबा हो जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, कोई लड़का हो जाता है, कोई लड़की हो जाती है, कैसे हो जाता है? ये सभी जेनेटिक्स के अंदर आपके मदर फादर के जीन्स पे डिपेंड करता है। इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, पर्यावरण संबंधी अध्ययन। उसके बाद मेजर डिवीजन, बोटनी, प्लांट और जूलॉजी, एनिमल्स के बारे में करने वाले हैं। कोशिका से पर्यावरण तक, एनवायरनमेंट फ्रॉम सेल टू इकोलॉजी, ये सभी आपको एसएससी रेलवे के लिए एक शॉर्ट ओवरव्यू था। चलिए हम लोग डाइजेशन चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तब से जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करके आएँ, क्योंकि मैराथन क्लासेज आपको 2 से 2.5 घंटा चलने वाला है। चलिए हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र को देखने वाले हैं, जो कि ग्रास नली से लेकर जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ तक पढ़ने वाले हैं। यही होता है मानव का डायग्राम। मुख गुहा से जब भोजन लेते हैं तो ओसोफेगस के होते हुए वो हमारे आमाशय में आता है, इंटेस्टाइन में। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए संपूर्ण पाचन होता है बॉडी का, जिसका हम लोग डिटेल अध्ययन करने वाले हैं। ग्रास नली, जिसको इंग्लिश में ओसोफेगस कहते हैं, भोजन का रास्ता है। जो हम खाना खाते हैं, भोजन को मुंह से पेट तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो ग्रास नली करता है। ऐसा होता है ग्रास नली का शेप, देख लीजिए आप लोग। यहाँ कोई पाचन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, जबकि जब हम मुख गुहा में भोजन लेते हैं, मुख मतलब दांतों द्वारा उसको चबा करके छोटा छोटा पार्ट में डाइवर्ट किया जाता है और उसे ओसोफेगस के होते हुए स्टोमक, पेट तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ कोई पाचन नहीं होता, बल्कि भोजन का क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में धीरे धीरे क्रमाकुंचन गति होते हुए, इसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहाँ होता है? तो ओसोफेगस के अंतर्गत होता है। मतलब खाना घूमते घूमते धीरे धीरे ग्रास नली से होते हुए होने वाले संकुंचन, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, फैलाव होता है, जिससे भोजन नीचे की ओर खिसकता जाता है। कोई भी भोजन है तो धीरे धीरे आपको
कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के माध्यम से धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता हुआ जाता है। पूछा जाएगा ओसोफेगस में कौन सा गति, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, जबकि भोजन का मुख्य गुहा में दांतों के द्वारा स्मॉल पार्टिकल्स में उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में भोजन को तोड़ा जाता है। जैसे इतना बड़ा रोटी खाते हैं तो उसको धीरे धीरे पतला, सब्जी खाते हैं सब्जी को धीरे धीरे खंडित करके पतला बनाया जाता है। चलिए, आमाशय, स्टोमक, इसका आकार कैसा होता है? आमाशय का आकार और स्थिति देखने वाले हैं। आकार जे शेप का होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर देखे होंगे तो उसे देख लीजिए, जे शेप का होता है। इसका बाहरी भाग को क्या कहते हैं? फंडस। जहां ओसोफेगस से जुड़ा होता है उसे कहते हैं कार्डिया, और नीचे जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ेगा उसे कहते हैं पाइलोरस। शरीर में हल्का बाईं ओर लेफ्ट साइड की ओर झुका होता है। भोजन यहाँ 4 से 5 घंटे तक भोजन रुका रहता है। यहाँ पे HCl का सिक्रेशन होगा। HCl के द्वारा जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे भोजन में उसे मार दिया जाएगा। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पेट की कार्यप्रणाली की खोज 1822 ईस्वी में डॉक्टर ब्यूमेंट ने, एलेक्स सेंट मार्टिन एक ऐसा व्यक्ति था, एक कहानी है जिसे पेट में ही गोली लग गया था, तो उसी के द्वारा 1822 ईस्वी में डॉक्टर ब्यूमेंट ने ये खोज किया कि स्टोमक के अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है, खाना कैसे पचेगा। इन सभी का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करने वाले हैं। उन्होंने, उनके पेट में गोली लग गया था तो उन्होंने स्टडी किया डॉक्टर साहब ने, खाना कैसे कैसे आता है। पेट में उनका पाचन नहीं हो रहा था सही से, क्योंकि पेट में छिद्र हो गया था। वो गोली तो निकल गया लेकिन पेट में छिद्र हो गया था। उन्होंने इसका अध्ययन किया था। इसी के द्वारा पता चला कि पेट में भोजन कितना देर तक रुकता है और कितना उसका क्या सब सिक्रीशन होता है। जठर ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले। इसके 3 प्रमुख कोशिकाएं हैं। कौन कौन? ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, पेप्टिक कोशिकाएं और म्यूकस सेल। ऑक्सेंटिक कोशिका क्या करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित करता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सिक्रीशन करता है, उसको निकालने में मदद करता है। ये हानिकारक जीवाणु जो खाना फूड के द्वारा मौत से होते हुए और स्टोमक तक पहुंच जाते हैं उसको मारने का काम करता है। और एंजाइम को सक्रिय करता है। जितने भी बॉडी के अंतर्गत जो एंजाइम है उसको एक्टिव कर देता है जब अपना अपना काम कीजिए। पेप्टिन, पेप्सिनोजेन एंजाइम सिक्रीट करता है। पेप्टिक सेल, इसका कार्य है निष्पाशीय एंजाइम जो कि प्रोटीन का पाचन करता है उसको सक्रिय बनाता है। म्यूकस लेयर, श्लेष्मा और म्यूकस लेयर उसे कहते हैं जिसे आमाशय की दीवार पर चिपका होता है। स्टोमक एक थैला है जे शेप का। इसमें अगर HCl समझिए इतना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि बहुत ही खतरनाक एसिडिक अम्ल है, जो कि अगर आपके बॉडी पे कहीं भी पड़ जाए तो उसको जला देता है। आमाशय की दीवार को HCl से तेजी प्रभाव से बचाने के लिए ये क्या करता है? म्यूकस लेयर कार्य करता है। आमाशय की जो दीवार है उस पर HCl के तेजी प्रभाव से बचाने के लिए म्यूकस लेयर उस पर चिपक जाता है, चिपका रहता है हमेशा। पेट से प्रोटीन का पाचन कैसे होगा? इसका pH वैल्यू होता है 1.2। जठर रस जिसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, इसका pH मान होता है 1.2, अत्यधिक अम्लीय होता है। इंसेंटिव पेप्सिनोजेन प्लस HCl मिलके एक्टिव पेप्सिन बना लेता है, और प्रोटीन प्लस पेप्सिन दोनों मिलके पेप्टाइड या पेप्टोन्स बना लेता है। ध्यान दें, यहाँ प्रोटीन का पाचन नहीं बल्कि आंशिक पाचन होता है। एमिनो एसिड नहीं बनता यहाँ पे प्रोटीन का क्या होता है? स्टोमक के अंतर्गत पार्शियल डाइजेशन होता है। आंशिक पाचन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक सबसे बड़ा बीमारी है पेट का अल्सर, जिसे हम लोग स्टोमिक कैंसर भी कहते हैं। स्टोमिक अल्सर, पेट का घाव। मुख्य कारण इसका क्या होता है? तो बैक्टीरिया है एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया है। हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया जो कि म्यूकस लेयर को क्या करता है? पेट में नष्ट कर देता है। और HCl का पेट से जैसे ही संपर्क होगा वहाँ पे स्वतः कुछ न कुछ
बीमारी उत्पन्न होने वाला है, वहाँ उत्तमनपुर को जला देता है वो। इसका इसे बचने का एक ही तरह ज़्यादा दवाई ना खाएं, पेन किलर का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होगा, स्टोमक अल्सर हो सकता है। जब म्यूकस श्लेष्मा की परत हट जाती है तो HCl सीधे पेट की दीवार से संपर्क करके घाव कर देता है, इसे क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। HCl बहुत ही हानिकारक है, तो इसका काम है पेट के अंदर जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया है उसको मारना। इससे उससे बचने के लिए आप लोग को ज़्यादा दवाई का सेवन नहीं करना है। कोई भी कुछ हो जाता है तो बहुत सारे लोग तुरंत दवाई खाने लगते हैं, आपको परहेज करना है। जब आप छोटी आंत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। इसका लंबाई कितना होता है, इसका लंबाई होता है 7.2 मीटर, एनसीईआरटी के अनुसार, जबकि इसका डायमीटर, चौड़ाई 2.54 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच के बराबर होता है। डायमीटर के इसके 3 भाग में बांटा गया है इसको भी। एक होता है ड्यूडेनम, आमाशय, पेट से जुड़ा हुआ होता है, इसका सबसे ऊपरी भाग होता है ड्यूडेनम। दूसरा होता है जेजुनम, मध्यम भाग होता है इसका। और तीसरा होता है इलियम, सबसे अंतिम भाग जो कि बड़ी आंत से जुड़ा होता है। जो भी खाना पाचन के बाद बच जाता है, मतलब जल के रूप में ही जो बचता है, उसे इलियम के द्वारा बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। इसका हम लोग डिटेल भी पढ़ने वाले हैं, अभी ओवरव्यू देते हुए बढ़ रहे हैं। क्या सब पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक है। यकृत, लीवर, सबसे बड़ा अंग, इसलिए कोई भी घबराए नहीं, डिटेल में समझने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है। अभी आप लोग समझते चले ओवरव्यू क्या सब पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक। यकृत, लीवर, सबसे बड़ा अंग, स्थिति शरीर में दाईं ओर, राइट साइड, कहाँ पे होता है ये, इसकी स्थिति क्या है, सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का। इसका अध्ययन क्या कहता है, हेप्टोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेप्टोलॉजी। इसका वजन कितना होता है, तो 1.5 से 1.7 kg। यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और सबसे भारी अंग भी है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और सबसे भारी अंग भी, वजन में 1.5 से 1.7 kg होता है लीवर। यह शरीर का सबसे बाहरी बड़ा स्रावी ग्रंथि, लार्ज एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इससे रस निकलता है, हार्मोन नहीं। समझ गए, इससे कोई हार्मोन सिक्रीशन नहीं होता, एक बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस को हिंदी में कहते हैं पित्त रस। यह स्टोर कहाँ पे होता है, पित्ताशय में। निर्माण और संग्रह, प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, बनता है कहाँ पे, लीवर में। प्रतिदिन कितना बनता है, प्रतिदिन आपके बॉडी में 600 से 700 ml तक बनेगा। और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में। सिक्रीशन कौन करता है, इसका सिक्रीशन होता है कहाँ पे, लीवर में, जबकि स्टोरेज होता है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में। इसका गुण देख लेते हैं। इसका पीएच मान 7.9 से 8.5, हल्का क्षारीय, बेसिक नेचर का होता है। इसका रंग पीला और हरा, पीला हरा होता है। वर्णक, पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है और हरा रंग बिलिबर्डिन के कारण होता है। याद रखिएगा, बाइल जूस का पीला रंग पूछा जाता है एसएससी, रेलवे और जितने भी अदर वनडे एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है बाइल जूस का, और हरा रंग बिलिबर्डिन के कारण होता है। यकृत, बाइल जूस कहाँ सिक्रेट होता है, तो लीवर में, और स्टोर कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में। इसका पीएच मान 7.9 से 8.5, जो कि हल्का क्षारीय है, बेसिक नेचर का। चलिए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें कोई पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है बाइल जूस के अंतर्गत। वसा का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, पाइसीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। जितना भी बॉडी में अंदर फैट्स बनते रहता है, लार्ज वसा, उसको छोटा छोटा स्माइल में कौन चेंज करता है, तो पित्त लवक, बाइल साल्ट जो है, ये उसको छोटा छोटा वसा में कन्वर्ट कर देता है। इसका परिभाषा क्या है, पित्त रस में मौजूद लवक, साल्ट,
वसा फैट की बड़ी गोलियों को तोड़कर छोटी छोटी गोलियों में बदल देता है। सोचिए अगर किसी में बड़ा बड़ा फैट रह जाएगा, नहीं बदल पाएंगे, वो आदमी कितना मोटा हो सकता है उसका फैट जमते जमते। इसलिए बाइल जूस में जो साल्ट होता है, लवण मौजूद होता है, वो बड़ी बड़ी फैट्स की गोलियों को तोड़कर छोटी छोटी गोली में बदल देता है। यह कार्य छोटी आंत में होता है। ये कार्य कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत के अंतर्गत होता है। यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इमल्सिफिकेशन। पूछा जाएगा व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। पित्त रस में मौजूद जितने भी लवक साल्ट हैं वो फैट्स को छोटी छोटी गोलियों में, स्मॉल फैट्स ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। उसे क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। इसमें वसा का आगे का पाचन आसान हो जाता है। यह कार्य कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। चलिए पेनक्रियाज को देखने वाले हैं। अग्नाशय, ये क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड। इसका खोज किसने किया था? तो लैंगरहैंस। अग्नाशय की खोज लैंगरहैंस द्वारा किया गया है। मिश्रित ग्रंथि है। क्यों? पूछा जाता है व्हाई पेनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। ब्राह्यस्रावी ग्रंथि, ये अग्नाशय रस जूस बनाता है जिसमें एंजाइम होते हैं जो कि पाचन में मदद करता है। पेनक्रियाटिक जूस बनाता है जो कि क्या करता है? भोजन के पाचन में मदद करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि, यह हार्मोन बनाता है जो कि रक्त में शर्करा, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो हार्मोन ज़्यादा हो जाता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्लड में शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, जैसे कि इंसुलिन। ये पेनक्रियाज के द्वारा ही किया जाता है। याद रखिएगा पेनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है इंसुलिन के माध्यम से। और यह अग्नाशय रस जूस, पेनक्रियाटिक जूस भी बनाता है जिसमें एंजाइम होता है जो कि पाचन में मदद करता है। अग्नाशय रस पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है। क्यों? ये छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पूर्ण पाचन करता है। सोचिए पेनक्रियाटिक जूस कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। इसे डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं क्योंकि ये छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पूर्ण पाचन करता है। एंजाइम, इसमें कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का और माल्टोज का पाचन करता है, जबकि लाइपेज क्या करता है? फैटी एसिड, वसीय अम्ल है लाइपेज, उसका पाचन। जबकि ट्रिप्सिन पेप्टोन एमिनो एसिड में टूट करके प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। समझ गए? ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। एमाइलेज में क्या होता है? स्टार्च और माल्टोज दोनों का पाचन होता है, जबकि लाइपेज में लिपिड, फैट्स और फैटी एसिड जितना भी वसा अम्ल है उस सभी का पाचन होता है आपको। ट्रिप्सिन में पेप्टॉन्स, एमिनो एसिड का पाचन होता है, जिसमें प्रोटीन का पूर्ण पाचन ट्रिप्सिन के द्वारा ही होगा। चलिए एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ जाते हैं। आमाशय, स्टोमक में क्या होता है? जठर रस सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिक जूस, इसका पीएच वैल्यू 1.2 और प्लस HCl सिक्रीट होता है। इसका मुख्य एंजाइम पेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन का यहाँ पे आंशिक पाचन करता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन नहीं होता बल्कि वहाँ पे आंशिक पाचन होता है। आमाशय स्टोमक का क्या काम है? जठर रस, इसका पढ़ लिए हम लोग। यकृत पित्त रस सिक्रीट करता है जिसे कि हम लोग बाइल जूस भी कहते हैं। इसका पीएच वैल्यू 7.9 से 8.5 तक होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। वसा का पाइसीकरण होता है जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। फैट्स को छोटे छोटे रूप में तोड़ता है। अग्नाशय क्या है? पेनक्रियाटिक क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो कि पूर्ण पाचन में मदद करता है। भोजन का पूर्ण पाचन में मदद करेगा कौन? पेनक्रियाटिक जूस। पूछेगा बाइल जूस सिक्रीट कहाँ पे होता है? तो यकृत में। जबकि स्टोर कहाँ पे होता है? तो गॉल ब्लैडर में। इसमें मुख्य एंजाइम कौन कौन से हैं अग्नाशय में? तो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। स्टार्च,
स्टार्च का पाचन करता है एमाइलेज, लाइपेज क्या करता है फैट्स और वसा का, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का एमिनो अम्ल में पूर्ण पाचन कर देता है। एमिनो अम्ल प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। चलिए आशा करते हैं सभी लोग इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में देखते हुए इसे ख़त्म करने वाले हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा डिटेल आप लोग जान भी चुके हैं। तो हम लोग फूड कहाँ से लेते हैं, ग्रास नली होते हुए फूड पाइप से, उसके बाद कहाँ पे जाता है तो अमाशय में स्टमक में जाता है। उसके बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं, छोटी आंत में आते हैं। उसके बाद बड़ी आंत होते हुए एक्सक्रीशन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है। यही मेन प्रोसेस है। ये एग्ज़ाम सभी क्लासेज आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितना भी आगामी रेलवे का भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेज होने वाला है। ऐसा साइंस आपको यूट्यूब पे फ्री में कोई नहीं पढ़ाने वाला है। पूरा चैप्टर का डिटेल अभी तक जितना चैप्टर इसमें इस पार्ट में होने वाला है, नहीं तो फिर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, इस क्लासेज का कंप्लीट साइंस पढ़ाने वाला है। चलिए पूछा जाता है ओसोफेगस में ग्रास नली कैसा कौन कौन सा होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, दो तरह से भोजन नीचे की ओर फिसलता है। जैसे कौन सा मूवमेंट कहते हैं तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। यहाँ कोई पाचन नहीं होता, नो डाइजेस्टिव हैपेंस हियर। वायु और भोजन का सामान्य मार्ग है, मतलब खाना जाने के लिए प्लस भोजन जाने के लिए एक ही मार्ग है, जो जहाँ पे एक झप्पी लगा होता है ओसोफेगस के पास। जो कभी अगर आप खाना खा रहे हैं तो क्या करेगा, विंड वाले एरिया को ढक देगा, या प्लस खाना भी खुल जाएगा। फिर खाना जाना बंद हो गया तो उसको ढक देगा। विंड जाना हमेशा शोषण शोषण तो हमेशा होते रहता है। चलिए आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। स्टमक का शेप कैसा होता है तो जे शेप का शरीर के बाईं ओर लेफ्ट साइड की ओर झुका हुआ था। भोजन कितना घंटा रहता है तो 4 से 5 घंटा। सभी पार्ट का नाम आप लोग को याद हो जाना चाहिए। ऊपरी पार्ट को क्या कहते हैं फंडस, जो ओसोफेगस से अटैच होता है कार्डिया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है उसे पाइलोरस कहते हैं। जठर जिसका पीएच वैल्यू 1.2 होता है। पेप्टिक कोशिका है, पेप्टिक कोशिका रिलीज HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वही सिक्रीट करता है। ऑक्सीटिक कोशिका जिसे भी कहते हैं, इसका कार्य क्या है, सूक्ष्म जीवों को मारना है। ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब लोग डिटेल से फिर से रिवीजन करते हुए चलिए। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, घुमा फिरा के किसी पूछ देगा गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है, HCl कहाँ से सिक्रीट होता है, तो ऑक्सीटिक कोशिका जैसे कि पेरिएटल सेल कहते हैं। म्यूकस लेयर का क्या काम है, सेरेस्मा म्यूकस लेयर है जो कि पेट की दीवार में HCl को चिपकने से बचाता है। पेप्सियोजेन प्लस HCl मिलकर क्या बनाएगा, पेप्सिन बनाएगा। इसमें प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। पूछेगा स्टमक में प्रोटीन का आंशिक पाचन पेप्टॉन्स के द्वारा। अमाशय अल्सर कौन करता है, पेट में घाव HCl के कारण होता है। जब अत्यधिक हानिकारक पदार्थों प्लस दवाई का अत्यधिक पेन किलर का ज़्यादा सेवन कर लीजिएगा तो H पेलोरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा HCl में एक अमाशय अल्सर नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। यकृत कहाँ होता है, दाईं ओर होता है। सबसे बड़ा आंतरिक भाग है, बड़ा स्रावित भाग, इंटरनल ऑर्गेन है, जिसका वजन कितना होता है तो 1.5 से 1.7 kg। इसका अध्ययन क्या कराता है, हेप्टोलॉजी। लिवर में क्या निर्माण होता है तो पित्तरस, बाइल जूस। स्टोर कहाँ पे होता है तो पित्तरस को स्रावित स्टोर गॉल ब्लैडर जिसे पित्ताशय कहते हैं, वहाँ पे स्टोर होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या है समझ चुके हैं आप लोग। वसा का छोटी छोटी
मतलब छोटे छोटे गोलों में तोड़ना। बाइल जूस फैक्ट मात्रा कितना होता है पर डे, 600 से 700 ml पर डे बनता है बाइल जूस। इसका पीएच मान 7.9 से 8.5 होता है। अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। जो एसिड मिला होता है, HCl एसिड भोजन अगर पेट में जाता है तो जितना भी हानिकारक बैक्टीरिया है उसको मार करके तो उस HCl भोजन को बाइल जूस मिलाते हैं। तो बाइल जूस मिलाने से क्या होता है, क्षारीय बन जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से कोई हानिकारक नहीं होता है बॉडी को। इसमें बिलिरुबिन क्या करता है, उसे पीला रंग प्रदान करता है और बिलिवर्डिन उसे हरा रंग प्रदान करता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम, केवल वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। उसे क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। अग्नाशय पेनक्रियाज, यह मिक्स्ड ग्लैंड। पेनक्रियाज को क्या कहा जाता है, पूछा जाएगा। मिक्स ग्लैंड के एग्जांपल 3 टाइप के ग्लैंड है, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। तो ग्लैंड को भी देखने वाले हैं हम लोग, लेकिन याद रखिए जो बॉडी के अंदर है उसे इंडोक्राइन, जो बॉडी के बाहर है उसे एक्सोक्राइन। जो ज़्यादातर जैसे मिक्स ग्लैंड का काम क्या है यहाँ देखते हैं। मिक्स ग्लैंड बड़ा स्रावी ग्रंथ है, एंजाइम और अग्नाशय रस निकलता है जिसमें एंजाइम भी निकले प्लस जूस भी निकले, उसे क्या कहेंगे, मिक्स ग्लैंड कहेंगे। लैंगरहैंस इनके द्वारा खोजा गया था पेनक्रियाज को, अग्नाशय जिसे कहते हैं। बड़ा स्रावी ग्रंथियाँ एंजाइम और पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। इसमें पाचन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पाचन में मदद करता है कौन, पेनक्रियाटिक जूस, कंप्लीट पाचन के लिए। अंतःस्रावी इंडोक्राइन क्या है, हार्मोन निकालता है, जबकि एक्सोक्राइन क्या है, एंजाइम और पेनक्रियाटिक जूस दोनों निकालता है। जबकि मिक्स ग्लैंड क्या करेगा, दोनों चीज निकालेगा। ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है कौन, इंसुलिन के कारण इंसुलिन टीका भी लगाया जाता है जिसमें आपके ब्लड को शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है पेनक्रियाज के द्वारा। इसलिए पेनक्रियाज क्या है, मिक्स ग्लैंड। पेनक्रियाटिक जूस पूर्ण पाचन होता है, उसमें 1 लीटर प्रतिदिन बनता है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च और माल्टोज में बदल देता है। जबकि लिपिड क्या करता है, फैट्स और वसीय अम्ल में तोड़ देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का कंप्लीट पाचन एमिनो एसिड में कर देता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी है, 7.2 मीटर। उसका डायमीटर कितना है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 3 टाइप होते हैं उसके, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। बड़ी आंत से जुड़ा कौन होता है, इलियम। आंत रस और पूर्ण पाचन, माल्टेज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकेगोन में तोड़ देता है कौन, माल्टेज। सुक्रोज क्या करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। लैक्टोज क्या करता है, दूध की शर्करा को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ देता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अवशोषण पढ़ने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन। ग्लूकोज एमिनो एसिड बॉडी के अंतर्गत एक होता है विली, जिसे क्या कहते हैं, रसांकुर या दीर्घरोम। छोटी आंत में मौजूद उंगली जैसी संरचना है। इसका काम क्या है, अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देता है। भोजन में अगर अवशोषित करना है खाना, बॉडी का अंदर पार्ट में पहुंचाना होता है, उसके लिए क्या करता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विलय, जिसे विली कहते हैं। विली ये बॉडी के अवशोषण के लिए छोटी आंत का क्या करेगा, सतह को बढ़ा देगा जितना बढ़ा सकते हैं। पचे हुए सरल भोजन को सीधे ब्लड में मिलाने के लिए क्या करता है, विली मदद करता है। जितना भी पचा हुआ भोजन है उसको क्या करेगा, ब्लड में मिलाने के लिए मदद करेगा कौन, तो विली। देख लीजिए, आशा करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा जितने भी कंसेप्ट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। आप लोग के लिए कंप्लीट साइंस बेस फ्री कर दिया गया है। कंप्लीट मैराथन चलने वाला है बायोलॉजी 2 से 3 क्लासेज में, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही केमिस्ट्री, ऐसे ही फिजिक्स, सारे क्लासेज को कंप्लीट किया जा रहा है। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म ही होने वाला है, उसके बाद हम लोग आगे अदर सिस्टम को देखते हुए ब्लड और सारी चीज़ों को पढ़ने वाले। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, 1 मीटर लंबा और 3 इंच चौड़ा है। नाम तो बड़ा है बड़ी आंत,
लेकिन सबसे पूछा जाएगा बॉडी में पाचन कहाँ पे होता है भोजन का, तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण पाचन हो जाता है। बड़ी आंत का मुख्य काम क्या है? बड़ी आंत का मुख्य काम है जितने भी जल बच गया है, जो अपशिष्ट जो जल बच जाता है छोटी आंत में, उसका अवशोषण करके उसका जल का पूर्ण रूप से पाचन करना। उसके बाद जो अपशिष्ट बच जाता है उसका मल का संग्रह करके स्टोर वेस्ट की ओर बॉडी से बाहर निकाल देता है। मुख्य लंबी नली होता है, इसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं अमाशय में। छोटी आंत से जुड़ा हिस्सा को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। छोटी आंत से जो हिस्सा जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषित अंग है, शरीर से कोई कार्य नहीं है इसका, पहले होता था अपेंडिक्स का, खराब नहीं होता। गुद्दा एनस होता है जिसका मल का निकासन में मदद करता है। बहुत सारे एनिमल के बारे में देखेंगे जो घास खाते हैं, वो सभी एनिमल में रूमेन पेट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। उनके अमाशय में 4 भाग होते हैं। जैसे गाय पहले क्या करता है? अमाशय में 4 बड़े बड़े अमाशय होते हैं। गाय के अमाशय में 4 बड़े अमाशय होते हैं। पहले गाय क्या करता है? भोजन को खाते ही जाता है। उसके बाद जब रेस्ट में होता है, जब भोजन खाना बंद कर देता है, फिर जुगाली करता है। जुगाली कर करके भोजन को दोबारा पाचन करता है। रोमंथन, पचे हुए भोजन को वापस मुंह में लाकर चबाना ही क्या कहलाता है? जुगाली कहलाता है। अंधनाल, इसमें मौजूद बैक्टीरिया सेलुलोज का पाचन करता है। गाय के अंदर जो अंधनाल होता है उसमें मौजूद बैक्टीरिया जो है सेलुलोज का पाचन करने में, यही कारण है कि इनकी छोटी आंत इंसानों से लंबी होती है, जबकि मानव में कोई सेलुलोज का पाचन नहीं होता। मानव के अमाशय में सेलुलोज पाचन के लिए कोई जगह ही नहीं। आप घास फूस खाइएगा तो कहाँ से पाचन होगा? चलिए मास्टर रिवीजन है आप लोग के लिए, कर लीजिए। अमाशय में क्या होता है? जठर रस होता है। मुख्य एंजाइम इसका क्या है? पेप्सिन है। कार्य क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। यकृत, लीवर क्या करता है? पित्त रस बाइल जूस को सिक्रीट करता है, जबकि स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। मुख्य एंजाइम क्या है? कोई एंजाइम नहीं होता है इसमें, वसा का इमल्सिफिकेशन होता है। अग्नाशय, अग्नाशय क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, इसका काम है। मुख्य एंजाइम है इसमें एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। स्टार्च, वसा और प्रोटीन का पाचन करता है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, आंतरस इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है, जिसमें माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज होता है, जिसमें दूध, दही जो खाते हैं अलग चीज़, उसका पाचन होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन यहीं पे होगा। इसमें कौन मदद करता है? पेनक्रियाटिक जूस मदद करता है। 100% एनसीईआरटी बेस्ड आप लोग के लिए कराया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अब आप लोग डाइजेशन धीरे धीरे समझ चुके हैं। डाइजेशन से आगे बढ़ते हुए मानव पाचन तंत्र को हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ भी डाउट रह गया तो पूछ सकते हैं। पाचन क्या है? पूछा जाएगा। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ना ही क्या है? बड़े बड़े हम लोग सब्जी, फल, फ्रूट्स खाते हैं, उनको क्या करता है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना ही क्या है? तो डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन क्या होता है? तो एमिनो एसिड में। फैट क्या होता है? फैटी एसिड में। विटामिन और मिनरल्स पहले से ही शरीर में सरल पदार्थ पार्ट्स में होते हैं, तो इसमें कोई पाचन नहीं होता। पूछा जाएगा किस में पाचन नहीं होता शरीर में? विटामिन और मिनरल्स में। क्वेश्चन में दिया रहेगा इनमें से किस में पाचन नहीं होता? ये सीधे क्या होते हैं? तो अवशोषित हो जाते हैं, इसमें कोई पाचन नहीं होता। पाचन के कितने स्टेप हैं? पाचन के 5 स्टेप आपको बताए गए। 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। कौन कौन? इंजेशन, भोजन को मुंह में लेना ही क्या कहलाता है? इंजेशन। डाइजेशन क्या है? सरल पदार्थ में तोड़ना ही क्या है? डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या है? रक्त, ब्लड में भोजन को मिलाना और शरीर के अंग पार्ट तक पहुंचाना ही क्या है? एब्जॉर्प्शन। शरीर के प्रत्येक पार्ट में भोजन पहुंचेगा तभी आप अपनी एनर्जी के अनुसार काम कर पाइएगा। इसलिए एब्जॉर्प्शन क्या है? अवशोषण। एसिमिलेशन क्या है? शरीर के हर अंग तक पहुंचाना। ब्लड में जो भोजन को मिलाना है वो क्या होता है? अवशोषण। जबकि एसिमिलेशन का काम है शरीर के ब्लड के द्वारा ही हर पार्ट में पहुंचा देना। इजेशन क्या है? अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? इजेशन। चलिए तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। पाचन तंत्र की संरचना, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल।
आहार नाल में क्या सब आता है, तो माउथ, जैसे कि ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। जबकि ग्लैंड्स के पाचन में क्या होता है, ग्रंथियों के पाचन में रस बनती है, जैसे सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड कहाँ पर बनेगा, माउथ के अंदर मुख गुहा में ही सलेवरी ग्लैंड लार है, जो कि भोजन को पहले स्मॉल पार्टिकल से तोड़ने में मदद करता है और उसे हार मिलाकर उसे चिकना बना देता है। सिल्वर लीवर, लीवर क्या करता है, यकृत, बाइल जूस सीक्रेट करता है। पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। मुख गुहा, अब दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है, धीरे धीरे मसूरों से बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं, बाहर निकला हुआ शिखर होता है, उसे क्राउन कहते हैं। रूट्स, जड़, मसूरों के अंदर का भाग क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है। इनेमल, दांत का सबसे बाहरी और सफेद परत को क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। बॉडी का सबसे कठोर भाग क्या है, इनेमल है। एग्जाम फैक्ट्स देखिए लिखा हुआ है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बॉडी का सबसे कठोर और सबसे हार्डेस्ट भाग क्या है, तो इनेमल बोलिएगा। क्या बोलिएगा, इनेमल। इनेमल के ठीक नीचे की परत क्या कहलाता है, डेटिन, डेंटाइन या डेंटिन। इनेमल के ठीक नीचे का परत डेंटिन कहलाता है। याद रखने वाला है, बॉडी का सबसे कठोर भाग क्या है, तो इनेमल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांतों के प्रकार और दांत सूत्र को देखने वाले हैं। दांत के कितने प्रकार हैं, दांत के 4 प्रकार, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसिजर। हिंदी में कहते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। टोटल 32 दांत होते हैं। एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं तो एडल्ट में फार्मूला क्या है, 2123/2123, 2123/2123, यही फार्मूला। टाइप, इंसीजर कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसका क्या काम है, इंसीजर कटिंग में मदद करता है। इंसीजर क्या करता है, कोई भी चीज खाते हैं तो उसको काटने में मदद करता है। कैनाइन क्या करता है, रदनक, रदनक चार गो होते हैं, भोजन को टीयरिंग करने में मदद करता है। और प्रीमोलर क्या है, अग्रचवर्णक, ग्राइंडिंग, भोजन को चबाने में मदद करता है। चवर्णक क्या है, 12 गो होते हैं चवर्णक, ग्राइंडिंग कर भोजन को पीसता है तो धीरे धीरे। सबसे पहले पीसा गया कौन, प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। अब वैसे बच्चे में देखा जाए, चाइल्ड में 3 से 4 साल के बच्चे में टोटल 20 टीथ होते हैं, जिसे मिल्क टीथ कहा जाता है, दूध के दांत, जो कि 2 बार आते हैं। इसका फार्मूला है 2102 और 2102। 2102 इसमें कौन नहीं होता, तो प्रीमोलर बच्चे में नहीं होता, जो बाद में आते हैं। 2 चौक, जिसे चौक कहते हैं हम लोग अपना भाषा में, तो जो पीछे का दांत होता है कंठ के पास, उसे चौक कहते हैं। 2 नीचे, 2 साइड मिला के 2 2 4, वही 4 ऊपर, वही 8 हो गए प्रीमोलर, जिसे हम लोग नॉलेज टीथ भी कहते हैं। जब आपको ज्ञान होने लगेगा धीरे धीरे, तब वो आता है, उसे ज्ञान दांत भी कहते हैं, ज्ञान टीथ। इसलिए सबसे पहले खाना जो चबाते हैं बचपन में, तो हम लोग मोलर से चबाते हैं, जो कि 12 संख्या में। उसके बाद कृंतक, उसको काटने में मदद करता है। रत्नक क्या करता है, उसको पीस देता है धीरे धीरे। चलिए समझ गए होंगे दांत के बारे में भी आप लोग। जीभ, जीभ क्या करता है, इसका पिछला भाग क्या होता है, तो कड़वा होता है। साइड में क्या होता है, किनारे में नमकीन। कड़वा खाएंगे तो आपको कहाँ पे लगेगा, तो पीछे लगेगा। आगे क्या होता है, मीठा। साइड में, दोनों साइड आपको, एक साइड कड़वा, एक साइड नमकीन लगेगा, एक साइड खट्टा लगेगा। बीच में आपको सारे स्वाद ग्रंथि पाए जाते हैं। एक मस्कुलर अंग है, जीभ क्या है, टंग एक मस्कुलर अंग है, जो कि हायोइड बोन से जुड़ा होता है। इसकी लंबाई कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। भोजन में लार, सलाइवा मिलाने में कौन मदद करता है, तो जीभ मदद करता है। प्लस भोजन का स्वाद बताने में कौन मदद करता है, तो जीभ मदद करता है। चलिए लार ग्रंथि कहाँ सिक्रेट होता है, देख लीजिए। लार ग्रंथि का पीएच वैल्यू 6.2 से 7.6। कान के पास सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे कहते हैं पेरोटाइड। उसके बाद जीभ के नीचे सबसे छोटी है, जिसे कहते हैं सबलिंगुआ।
उसके बाद निचले जबड़े में स्थित 75% लार यहीं पे बनती है, जिसे सब मेंडी ब्लर कहते हैं, जिसमें 75% लार यहीं पे बनता है। एंजाइम, पाचक एंजाइम टाइलिन और एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। पूछा जाएगा पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। टाइलिन और एमाइलेज। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का काम क्या है, बैक्टीरिया को मारता है। जो बैक्टीरिया मारने वाला उसको लाइसोजाइम मार देता है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, अगर वो भोजन के थ्रू चला गया तो कौन मारता है, HCl के द्वारा मारा जाता है। जैसे सीधा पढ़ाई कीजिए। इसलिए कहा जाता है लहरों से डर के नौका हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चाहे ग्रुप डी हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, CGL हो, कोई भी एग्जाम निकलेगा आपको। ये सभी एग्जाम हम अभी रेलवे को टारगेट करके, प्लस BPSC में भी 25 नंबर का साइंस पूछा जाता है। अब तो SSC CGL में भी आने लगा। ऐसे ही CHSL आगामी सभी एग्जाम, बिहार में भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। दरोगा का एग्जाम चल रहा है, पुलिस UP में भी होने वाले हैं। ये सभी को देखते हुए अब सभी लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है आप लोग के लिए। इसे ज़रा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आदित्य मिश्रा टॉक सर विद्या जी फाउंडेशन दोनों अपना ही चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कर ले। ओसोफेगस फूड पाइप, जिसका लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। यहाँ कोई पाचन नहीं होता, जबकि क्रमाकुंचन गति से पेरिस्टाइटिस मूवमेंट्स के द्वारा संकुचन और फैलाव के साथ भोजन को पेट के तक पहुंचाने का माध्यम है। ये आमाशय जे शेप की होती है, बाईं और लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है। भोजन 4 से 5 घंटे यहाँ पे रहती है। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। जठर रस गैस्ट्रिक जूस का श्रावण करता है, जिसका pH वैल्यू 1.2 से, जो कि अत्यधिक अम्लीय है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल, ऑक्सेंटिक सेल HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। सूक्ष्म जीवों को यहाँ पे मारा जाता है। एंजाइम को सक्रिय करता है। चीप सेल पेप्सिन एंजाइम बनाती है, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। म्यूकस सेल श्लेष्मा बनाती है, जो कि पेट को HCl से जलने से, अल्सर से बचाती है। हो गया ना डिटेल से, प्लस ओवरव्यू भी आप लोग को कंप्लीट समझ में आ गया होगा। पित्तरस पाइल जूस लीवर में बनता है। गॉल ब्लैडर पित्ताशय में जमा होता है। इसका pH वैल्यू 7.9 से 8.5, जो कि क्षारीय है, बेसिक है। इसका कलर कैसा होता है, पीला हरा। बिलिरुबिन जो कि पिगमेंट के कारण होता है। शरीर का सबसे भारी भाग अंग 1.5 से 1.7 kg होता है। सबसे भारी भाग है। इसका वजन कितना होता है, तो 1.5 से 1.7 kg। सबसे बड़ी बृहस्रावी ग्रंथि है कौन, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड लीवर। अध्ययन क्या कहा जाता है, अध्ययन ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेप्टोलॉजी। इसमें कोई एंजाइम नहीं बनता, यह वसा का इमल्सिफिकेशन करने के लिए जाना जाता है। पेनक्रियाज देख लीजिए किस शेप का होता है। यह अंतःस्रावी इंडोक्राइन हार्मोन्स और बृहस्रावी एक्सोक्राइन हार्मोन्स दोनों से मिलकर के बना होता है। इसमें पूर्ण पाचन कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। अग्नाशय रस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। एंजाइम को याद करने के लिए कोड दे ALT। ए से क्या होता है, एमाइलेज। स्टार्च का पाचन। एल से लाइपेज, जिसमें फैट्स और लिपिड्स वसा का पाचन होता है, जिसे फैटी एसिड में तोड़ देता है। टी से क्या होता है, ट्रिप्सिन। प्रोटीन्स और पेप्टोन्स का पाचन होता है, जो कि एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। छोटी आंत को देख लीजिए। लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, लंबी 1 इंच चौड़ी होती है। भोजन का पूर्ण पाचन कंप्लीट डाइजेशन यहीं पे होता है। विली का क्या काम है, दीर्घ रोम रसांकुर उंगली जैसी संरचना होती है, जो कि पचे हुए भोजन को ब्लड में अवशोषण करने में मदद करती है। माल्टोज इंटेस्टाइनल जो एंजाइम है, उसका क्या काम है, माल्टोज को तोड़ता है। सुक्रोज को क्या करता है, तोड़ता है। लैक्टोज को तोड़ करके उसका कंप्लीट पाचन यहीं पे हो जाता है। बड़ी आंत
लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबी होती है, 3 इंच चौड़ी होती है। इसका भाग कितने भाग हैं? इसके भी 3 भाग हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम, कॉलन और रेक्टम। रेक्टम को क्या कहते हैं? मलाशय कहते हैं। मेन फंक्शन अतिरिक्त जल जो वाटर का अवशोषण जो बच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका अवशोषण करके कंप्लीट पाचन, और जो भी वेस्ट बच जाता है रेक्टम में जमा होता है और एनस गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अपेंडिक्स ये एक अवशेषित अंग है, इसका शरीर में कोई काम नहीं है। शाकाहारी जंतु गाय, घोड़े में छोटी आंत अधिक लंबी होती है। ये सेलुलोज का पाचन बड़ी आंत में सीकम के बैक्टीरिया की मदद से करते हैं। गाय में पढ़ाए थे ना अभी गाय के बारे में, सीकम में अर्थनाल में बैक्टीरिया की मदद से होता है सेलुलोज का पाचन। ह्यूमन में ये नहीं है, इसलिए यहाँ हम लोग घास सबको नहीं खा सकते। याद कर लीजिए लार ग्रंथि क्या है? एमाइलेज अंग, एंजाइम। एमाइलेज कहाँ पे बनता है? मौथ में, लार ग्रंथि में। इसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जठर ग्रंथि पेप्सिन, प्रोटीन्स का पाचन होता है। अग्नाशय ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंजाइम के माध्यम से प्रोटीन का पाचन होता है। अग्नाशय में लाइपेज, फैट्स के माध्यम से वसा और लिपिड का पाचन होता है। अग्नाशय में एमाइलेज और स्टार्च का पाचन होता है। फेरेनिक्स क्या है? ग्रसनी, जिसमें हवा और भोजन दोनों का कॉमन पासेज। वहीं पे फेरेनिक्स में एक झापनी के आकार का लगा होता है। जब आपको भोजन खाना है तो झापनी विंड पाइप पे चला जाता है। जब अभी हम बोल रहे हैं सामान, तो भोजन तो करना नहीं है, श्वसन भी चल रहा है, रेगुलर चलता रहता है, तो वो हमेशा क्या करेगा? फूड पाइप को ढका हुआ रहेगा। चलिए आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। जितने भी आप लोग का आगामी एग्जाम आने वाला, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, आप सभी स्टूडेंट उसके लिए जम के तैयार हो जाएं। इसमें हम लोग कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट बायोलॉजी प्लस और जितने भी जीएस में सब्जेक्ट आ रहे हैं सभी के क्लासेस चल रहे हैं। उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। जितने भी स्टूडेंट हैं अपने दोस्तों को भी बताएं इस सीरीज़ के बारे में। तो आप सभी लोग के लिए चलिए हम लोग बायोलॉजी का ओवरव्यू देते हुए क्लासेस शुरुआत करते हैं। साथ में जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्लासेज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और रामबाण होने वाला है। चलिए, तो कैसा लगा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग और भी अच्छे होंगे, अच्छे से अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। चलिए हम लोग क्लासेस शुरुआत हो चुका है अगले पार्ट की। आप लोग जल्द से जल्द आपको डिटेल मिल जाएगा कब होगा अगले पार्ट का क्लास। आने वाले पार्ट में हम लोग कंप्लीट जितने भी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और जितने भी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सभी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम सभी को कंप्लीट कर देंगे अगले पार्ट में। चलिए, ये शुरुआत था इसलिए आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था। इसमें आपको फ्री साइंस बायोलॉजी बैच लॉन्च हो चुका है। फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस चल रहे हैं रफ्तार सीरीज के नाम से। आप लोग अभी तक उनका पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा सारे क्लासेज। चलिए हम लोग बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।